दुनिया के लिए कल का दिन बहुत ऐतिहासिक था। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि दुनिया में पहला देश बन गया है अल सल्वाडोर, जिसने अपने यहाँ पर लीगल टेंडर के रूप में यानी आधिकारिक मुद्रा के रूप में बिटकॉइन को अपना लिया। आपको याद होगी, मैंने जून में भी ये खबर पढ़ाई थी आपको कि अल सल्वाडोर ऐसा करेगा, लेकिन साथियों ऐसा कर दिया है। 7 सितंबर 2021 को अल सल्वाडोर दुनिया का पहला देश बन गया जहां पर आधिकारिक मुद्रा के रूप में बिटकॉइन ने चलना शुरू कर दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया में रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, यूके के अंदर पाउंड चलता है, यूरोप की अधिकांश कंट्रियों में यूरो चलता है, जापान में येन चलता है, बिल्कुल वैसे ही अल सल्वाडोर में बिटकॉइन चलेगा। एक ऐसी लीगल मुद्रा जिसे कि कोई भी देश ये दावा नहीं करता कि वो खुद बनाता है, उस बनाने वाली करेंसी को जिसने उसने खुद नहीं बनाया, जिसके ऊपर उसका खुद का कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसने कहा है कि ये इसको पूरी तरह से उपयोग में लेने के लिए तैयार है और सरकार ने इसको स्वीकार करना भी शुरू कर दिया है। तो आज के सेशन में हम ये जानना चाहेंगे क्या होता है लीगल टेंडर का मतलब, या फिर क्या है लीगल नोट्स, आप जानेंगे। इसके साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि क्या इसके साथ जुड़े हुए रिस्क हैं, क्या भारत को भी बिटकॉइन अपना लेना चाहिए, बिटकॉइन को अपनाने में क्या क्या मुश्किलें हो सकती हैं, दुनिया अल सल्वाडोर के ऊपर निगाहें लगाकर क्यों बैठी है, क्यों अल सल्वाडोर के अंदर 2/3 पॉपुलेशन इस बात का विरोध कर रही है, तमाम बातें जानेंगे। लेकिन इस बीच में अल सल्वाडोर के नागरिकों को वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा मेरे प्यारे साथियों प्रति व्यक्ति $30 दिए गए हैं ताकि वो मतलब बिटकॉइन को खरीद सके या बिटकॉइन के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सके, ट्रांजैक्शन के लिए बिटकॉइन यूज कर सके। यहां पर सरकार ने अपना, जैसे अपन ने एक फोन पे या फिर पेटीएम जैसा वॉलेट बना रखा है, ऐसे ही इन्होंने अपने यहां पर क्रिप्टो करेंसी के लिए एक वॉलेट बनाया है जिसका नाम चीवो रखा गया है, CHIVO, चीवो। चीवो नाम से इनके यहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट बनाया गया है। तो इन सभी बातों के बारे में आज चर्चा करेंगे। क्यों नायब बुकेले का यह प्रयोग, जो कि यहां अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है नायब बुकेले, उनके इस प्रयोग को दुनिया बड़े ही संदेह की नजर से देख रही है। तमाम बातों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन आज के सेशन में करते हैं। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह ना केवल अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए जरूरी है, अपितु यह सवाल इकोनॉमिक्स में भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। चर्चा करते हैं। दुनिया का पहला देश बन गया है एल सल्वाडोर। कहां है यह देश, आइए मैं बताता हूं। दुनिया में पहला देश, कई बार मतलब अगर हम बोले तो वनडे एग्जामिनेशन का तो सवाल यहीं से खत्म हो गया कि बिटकॉइन को अपनाने वाला पहला देश कौन सा हो चुका है आधिकारिक रूप से, तो यह एल सल्वाडोर हो चुका है। अब सवाल यह है कि क्या है इस बात के मायने, आधिकारिक रूप से अपनाने का मतलब क्या होता है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि अल सल्वाडोर है कहां पर, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। साथियों, जब हम अमेरिका का मैप देखते हैं तो हमें अमेरिका का मतलब, जब हम लोग जीके नहीं पढ़ा करते थे तब तक हमारे लिए अमेरिका का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ करता था। जब थोड़ा हिस्ट्री मतलब ज्योग्राफी पढ़ने लगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी समझ में आने लगी, तब समझ में आया कि नहीं, उत्तरी अमेरिका अलग है, दक्षिणी अमेरिका अलग है, संयुक्त राज्य अमेरिका अलग है और लैटिन अमेरिका अलग है। यानी 4 प्रकार के अमेरिका हमें नजर आए। तो इन साथियों चारों प्रकार के अमेरिकाओं को एक बार इस मैप में देख लीजिए। ये मैप के अंदर जो आपको इक्वेटर से ऊपर की तरफ अमेरिका दिख रहा है, दैट इज नॉर्थ अमेरिका, जिसमें बड़े देशों में कनाडा, यूएसए और मेक्सिको शामिल है। ऐसे ही इक्वेटर के नीचे की तरफ जो देश हैं, इनका नाम साथियों साउथ अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, इन दोनों के बीच में जो जोड़ने वाली लाइन है, ज्योग्राफी में इसे इस्थमस कहा जाता है। एक ऐसा लैंड खंड या एक ऐसा लैंड का टुकड़ा जो कि 2 बड़े लैंड मास को आपस में जोड़े, इस्थमस कहलाता है। साथियों, इस इस्थमस के अंदर एक देश है जिसका नाम है एल सल्वाडोर। साथियों, ये वाली जो जगह आपको दिख रही है, सामान्यतया ये वाला मिडिल अमेरिका के नाम से जाना जाता है और इस मिडिल अमेरिका के अंदर एक देश है, इसका नाम है एल सल्वाडोर। बहुत छोटा सा देश है। साथियों, इस बहुत छोटे से देश को अगर हम गूगल अर्थ पर देखना चाहें तो आपको कुछ इस प्रकार से नजर आ जाएगा कि इसके एक तरफ समुद्र नजर आ रहा है। एल सल्वाडोर जो कि बहुत ही छोटा सा देश है, इस बहुत छोटे से देश के अंदर जो इसकी कुल जीडीपी है उसका 1/5 हिस्सा ये लोग अमेरिका से कमाकर लेके आते हैं। अर्थात इस देश के अंदर जो कमाई होती है वो कमाई यहाँ के नागरिकों के द्वारा यूएसए के अंदर जॉब करके की जाती है। यानी कि इस देश में जो असली धन है वो, जैसे नेपाल के अंदर अधिकांश लोग इंडिया से पैसे कमा के जाते हैं, ऐसे ही एल सल्वाडोर में अधिकांश लोग यूएसए से पैसा कमा के जाते हैं। यहां पर लीगल करेंसी के रूप में आज बिटकॉइन अपनाया गया है, लेकिन ऑलरेडी यहां पर जो धन चलता था या फिर जो मुद्रा थी इस देश की, जैसे इंडिया के अंदर इंडियन रुपी चलता है, ऐसे ही साथियों यहां पर अमेरिकी डॉलर चलता था। यानी इस देश के पास ओरिजिनली अपनी कोई भी करेंसी पहले भी नहीं थी। अब यहां पर साथियों ओरिजिनल करेंसी में जो चलता था वो यूएस का डॉलर ही था। यानी कि ये जगह ऑलरेडी डॉलराइज्ड सिटी थी। डॉलराइज्ड का मतलब इस देश ने अमेरिका की करेंसी को ही अपनी करेंसी माना हुआ था।
साथियों एक अनुमान के मुताबिक यहां पर एक साल में 6 बिलियन डॉलर, एक साल के अंदर 6 बिलियन डॉलर अमेरिका से कमा करके लोग यहां पहुंचते हैं। अगर दुनिया के अंदर पैसे कमाने वालों की अंदाजा लगाया जाए तो आप इस अंदाजे को यहां देख सकते हैं। साथियों ये है नायब बुकेले जो यहां के राष्ट्रपति हैं। मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो धन कमा करके लोग अपने देश में लाते हैं, जिसे हम रेमिटेंसेस कहते हैं, विदेशों द्वारा संप्रेषित धन कहते हैं, उसमें एल सल्वाडोर का स्थान टॉप 10 में आता है। आप अगर देखें तो एल सल्वाडोर यहां 8वें नंबर पर आता है। अगर आप देखें जो कि अपने यहां पर विदेशी रेमिटेंसेस पर ही पूरी तरह डिपेंडेंट है, यानी जिनकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से कमाया गया धन है, उनमें टॉप 10 के अंदर एल सल्वाडोर आता है, जिसका लगभग जीडीपी का 1/5 हिस्सा यानी लगभग 20 से 21% धन विदेशों से कमाकर लाया जाता है, यानी विदेशी मुद्रा पर आधारित ये देश है। साथियों अगर हम बताएं कि सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स अमेरिका में कहां के रहते हैं, यानी अमेरिका में जो विदेशों से आकर रहने वाले लोग हैं, उनमें जहां सबसे ज्यादा नंबर मैक्सिको का है, वहीं साथियों नंबर दूसरे पर एल सल्वाडोर आता है। साथियों अमेरिका के अंदर जो एल सल्वाडोर के लोग हैं, ये सबसे ज्यादा यानी मैक्सिको के बाद जो हाईएस्ट नंबर अमेरिका में लोग रहते हैं वो एल सल्वाडोर के हैं। तो अर्थात ये बात निकल करके आती है कि ये देश पूरी तरह अमेरिका पर डिपेंडेंट है। अब इससे मायने क्या निकलते हैं? मायने ये निकलते हैं कि साथियों ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, इनका नाम है नायब बुकेले, 40 साल के यंग नेता हैं। इन्होंने अनाउंसमेंट में कहा कि हम लोग ये काम करने जा रहे हैं। सवाल बड़ा बना कि ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी थी कि आपको डॉलर को हटा के बिटकॉइन अपनाना पड़ा। इसके पीछे इनके लॉजिक सुनिए। इनका लॉजिक ये है कि जब लोग अमेरिका से यहां पर आते हैं, यानी कि जब लोग अमेरिका से पैसा पहुंचाते हैं अपने घरों में, तो पैसा पहुंचाने के लिए चूंकि हमारे यहां पर बैंकों का अभाव है, पूरे देश के अंदर मात्र 1/3 जनसंख्या ऐसी है जिसके पास बैंक अकाउंट है। ऐसी स्थिति में ये कमाया हुआ जो धन है, ये सही मायने में हमारे देश तक नहीं पहुंच पाता। रास्ते में ही 6 बिलियन जो डॉलर हमने भेजे, उसमें से 440 मिलियन डॉलर, दोबारा सुनिएगा, 6 बिलियन डॉलर में से 440 मिलियन डॉलर जो है, ये 440 मिलियन डॉलर रास्ते में लोग ट्रांसपोर्टेशन में खा जाते हैं। मतलब एक प्रकार से ऐसे कि अगर मुझे इंडिया धन भेजना है अमेरिका से, तो मैं जिसके माध्यम से भेजूंगा वो बिचौलिया बीच में ही पैसा खा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इनका कहना है कि डॉलर सही मायने में यहां तक पहुंच नहीं पा रहा था। लेकिन दुनिया में बिटकॉइन, जिसका कोई मालिक नहीं है, उस बिटकॉइन में अगर डॉलर को कन्वर्ट कर दिया जाए तो फिर उसे एल सल्वाडोर क्या दुनिया के अंदर कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। बिल्कुल वो समझिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप बैंक में जाकर के 1 लाख रुपए जमा कराइए और अमेरिका जाकर के उन 1 लाख रुपयों को निकाल लेना, तो साथियों ऐसे समय पर बैंक वाले जहां आप जमा कराओगे यहां पर भी और जहां निकालोगे वहां पर भी ट्रांजैक्शन चार्ज वसूलते हैं। ये प्रैक्टिकल चीज है। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपको विदेश यात्रा करनी है तो आप कैश नहीं ले जा सकते विदेश, आपको उसी देश की मुद्रा में इसे कन्वर्ट कराना होता है। ऐसी स्थिति में आपके पैसे कन्वर्जन में बहुत सारे खर्च हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में बैंक की अपनी लिमिट होती है। लेकिन जरा विचार करिए, अगर आपको मैं ये कह दूं कि इंडिया में भी आप उसी करेंसी को यूज कर सकते हैं जो विदेश में कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में कन्वर्जन चार्ज नहीं लगेंगे। इन्होंने इसी चीज पर दिमाग लगाया है। इन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया के अंदर बिटकॉइन चल रहा है, तो बिटकॉइन की स्थिति में अमेरिका में जो इनका व्यक्ति रहता है, अगर वो अपने डॉलर को बिटकॉइन में कन्वर्ट करे और बिटकॉइन में कन्वर्ट करके एक मैसेज के माध्यम से एल सल्वाडोर भेज दे, तो यहां पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगा और एल सल्वाडोर के अंदर बिटकॉइन आ गया। अब बड़ा सवाल है कि जब बिटकॉइन आ गया तो इसे क्या वापस डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा? बोले नहीं। अब मैं दुकानदारों से कहता हूं कि वो बिटकॉइन में ही पेमेंट स्वीकार करें। तो अब आप पूछेंगे तो ये तो अच्छी बात है ना सर, इसमें बुराई क्या है? ये तो बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई देश एक ऐसी करेंसी को अपना रहा है जिसमें पूरा दुनिया जो है इन्वेस्टमेंट कर रही है। बुराई क्या है? अब हम उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए जानना, क्योंकि आप लोगों के मन में इसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठेंगे कि इंडिया बिटकॉइन को क्यों नहीं अपना लेता और बिटकॉइन को अपनाने के नुकसान क्या है। आइए मैं सारी बातें करता हूं, लेकिन इससे पहले आप कुछ तथ्य जान लीजिए। 7 सितंबर को एल सल्वाडोर दुनिया का पहला देश बन गया है। दूसरा, इन्होंने अपने देश के अंदर रहने वाले हर नागरिक को $30 दिए हैं ताकि वो बिटकॉइन खरीद सके। चौथा, साथियों यहां पर अगर आपको नागरिकता प्राप्त करनी है तो आप बिटकॉइन से $1,40,000 यहां पर इन्वेस्ट करें और आपको यहां पर रहने की नागरिकता परमानेंट एल सल्वाडोर में विद प्लॉट मिल जाएगी। ये इनका ऑफर है। यानी कि इनका मानना है कि दुनिया में जितने भी निवेशक हैं वो यहां पर आएंगे। इनका कहना है कि लगभग $800 बिलियन की इकोनॉमी बिटकॉइन की है। अगर 1% भी मेरे पास आ गया इन्वेस्टमेंट तो भाई मेरा देश तो सुधर जाएगा। कैसे आएगा इन्वेस्टमेंट इनके पास? आइए मैं पहले आपको कुछ मूल बातें बताता हूं, तब जाकर के आपको ये बात समझ में आएगी।
साथियों होता क्या है कि मतलब पहले मैं आपको प्रो एंड कॉन्स बताता हूं ताकि आप इस चीज को समझ पाएं। साथियों कुछ इस प्रकार से समझिए इस बात को कि जब आप किसी देश के अंदर करेंसी के रूप में, लीगल टेंडर के रूप में अगर बिटकॉइन को अपनाते हैं, पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि लीगल टेंडर क्या होता है। हालांकि मैंने कल भी आपको बताया था लीगल टेंडर के बारे में, फिएट करेंसी के बारे में, कमोडिटी करेंसी के बारे में, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें आपको यहां पर बताना चाहता हूं। साथियों कल मैंने आपको इकोनॉमिक्स का एक टर्म सिखाया था लीगल टेंडर से पहले, फिएट करेंसी और कमोडिटी करेंसी के बारे में, फिर भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। यदि कोई धातु की ही मूल्य मार्केट में चले, जैसे मान लीजिए कि मैंने ₹1 का गोल्ड का सिक्का बनाया और उसके आधार पर कोई वस्तु खरीदी, तो उस चीज को हम लोग कमोडिटी करेंसी कहेंगे, यानी कि असल में जितना गोल्ड का वैल्यू है उतना सामान हमें मिल जाएगा। दिस इज नॉन एज कमोडिटी करेंसी, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट था फिएट करेंसी। फिएट करेंसी का मतलब हुआ कि मैं एक देश के अंदर, मतलब मैं पूरा एक देश हूं, यानी कि मैं भारत हूं, और भारत में मैंने ये कहा कि यहां सोने के अथवा चांदी के सिक्के नहीं चलेंगे, मैं प्रिंटिंग प्रेस से कुछ नोट छपा के ला रहा हूं, इन नोट को ले जाइए और ले जाकर के जो सामान खरीदना है खरीदिए। दिस इज नॉन एज फिएट करेंसी, यानी ऐसी करेंसी जिसके पीछे कमोडिटी यानी वस्तु ना जुड़ी हुई हो, तो वो फिएट करेंसी कहलाती है। फिर लीगल टेंडर क्या है? तो फिर एक बात बताइए सर कि मैं आपके ही प्रिंटिंग प्रेस से नोट क्यों छपवाऊं? मैं ऐसा नहीं कर लूं। बोले क्या? मेरे पास भी एक बहुत बढ़िया प्रिंटिंग प्रेस रखी हुई है जो आपसे ज्यादा कड़क नोट छापती है। आप तो केवल महात्मा गांधी की फोटो लगाते हो, मैं तो सारे स्वतंत्रता सेनानियों की बढ़िया फोटो लगा सकता हूं। या फिर आप तो केवल और केवल राजनेताओं की फोटो लगाते हो, मैं तो अंतरराष्ट्रीय नेताओं की भी फोटो लगा दूंगा, मैं तो इसमें सारे एक्ट्रेसेस की भी फोटो लगा दूंगा, एक्टर्स की भी फोटो लगा दूंगा, सब कुछ करके बढ़िया बढ़िया नोट छाप दूंगा। अगर आप कहें तो मुझे नोट छापने की इजाजत दीजिए, और हाँ, मैं उसके ऊपर रुपया ही लिख कर रखूंगा। जरा विचार करिए, अगर दुनिया में ऐसे नोट चलने लग जाएं जिसमें कि आपके पास वो प्रिंटर और आप प्रिंटर से बढ़िया कलरफुल नोट निकाले एकदम कड़कड़ाता हुआ, और वो आप कहें कि लीजिए सर इतने रुपए का हमें ये सामान पकड़ा दीजिए, है तो बड़ा इंटरेस्टिंग। तो ये तो टेक्निकली चल जाना चाहिए। लेकिन फिर क्यों ऐसा होता है कि आपके द्वारा छापा गया नोट जिसका कोई कुछ नहीं देता, और एक सरकार के द्वारा छापा गया नोट जिसपे अगर लिख दिया गया एक छोटे से टुकड़े के ऊपर 2000, तो 2000 का कोई सामान दे देता है? इतने से टुकड़े के ऊपर आपने 2000 लिख दिया तो 2000 का सामान दे दिया, 10 लिख दिया तो 10 का सामान दे दिया। यानी कि यार ये प्रिंटिंग प्रेस गजब है। तो ऐसी स्थिति में साथियों उस नोट की वैल्यू नहीं है, वैल्यू है उस नोट के नीचे लिखे हुए गवर्नर के हस्ताक्षर की, जिसमें लिखा हुआ है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। यानी कि मैं लीगली बाइंड हूं, मैं कानूनी रूप से बाध्य हूं कि यदि ये पैसा, अगर आप 2000 का नोट लेकर मार्केट में गए और किसी ने ये कह दिया अरे इसकी वैल्यू 2000 नहीं है, मैं तो इसका नोट लेकर के 1000 का ही सामान दूंगा, तो आप ऐसी स्थिति में पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं और सामने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करवा सकते हैं। याद है कुछ दिनों पहले ऐसा ही 10 रुपए के सिक्के के साथ हुआ था। जो 10 रुपए के सिक्के थे उसको कुछ दुकानदारों ने लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये नहीं लेंगे, और इसके अंदर लेंगे तो हम 2 रुपए का चार्ज और वसूलेंगे। ऐसी स्थिति में उन दुकानदारों पर केस हुए, उन्हें जेल जाना पड़ा, क्योंकि जिसको सरकार ने अलाउ कर दिया आप उसे मना नहीं कर सकते। दिस इज नॉन एज लीगल टेंडर। आ गई बात समझ में? सीधे अर्थों में कहूं तो अल सल्वाडोर के अंदर ये जो बिटकॉइन है अब ये लीगल टेंडर बन गया है, यानी दुकानदार अब इसको लेने से मना नहीं कर सकता। आप गए, आपने कहा कि मेरे पास बिटकॉइन है, आपको इसी में पैसे में सामान देना होगा। आप पूछेंगे सर बिटकॉइन तो बहुत महंगा आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं साथियों, बिटकॉइन जो है वो अभी एल सल्वाडोर ने 400 बिटकॉइन परचेज किए हैं। हम में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार बिटकॉइन बहुत सस्ती चीज होती होगी, ऐसा नहीं है साथियों। 400 बिटकॉइन अभी एल सल्वाडोर ने अपने पास रखे हैं, जिसकी कीमत $21 मिलियन आंकी गई है, $21 मिलियन। फिर आप पूछेंगे तो फिर लोग कैसे खरीदते हैं सर बिटकॉइन? $400 मिलियन मतलब $21 मिलियन के अंदर 400 अगर बिटकॉइन खरीदे गए तो इसका मतलब तो ये हो गया कि लगभग जो है मतलब 1/4 यानी कि $0.25 मिलियन का एक बिटकॉइन है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, यानी कि ये तो बहुत महंगा होता है। तो फिर लोग कैसे खरीद पाते होंगे सर? ये तो कोई की बस की बात ही नहीं है साथियों। ये फ्रैक्शंस में बिकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गोल्ड 1 किलो में बिके जरूरी नहीं है ना। बिटकॉइन को 1 किलो समझिए, फिर आप उसमें 5 ग्राम की अंगूठी बनवाइए, 10 ग्राम की बनवाइए, 100 ग्राम की बनवाइए, ये आपके ऊपर है। कहने का अर्थ ये है कि जो बिटकॉइन है ये फ्रैक्शंस में मार्केट में बिकता है, अंश के रूप में बिकता है। सर ये बनता कहां है, कौन बनाता है, क्या इसकी भी कोई प्रिंटिंग प्रेस है क्या? नहीं बेटा, इसके लिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं कंप्यूटर्स के अंदर। कंप्यूटर्स में जब लंबे समय तक प्रोग्राम चलता रहता है तब जाकर के कोई एक बिटकॉइन बनकर आता है। साथियों कहते हैं कि कंप्यूटर्स में लंबे घंटों तक, यानी कि 1-1 महीने 2-2 महीने तक सुपर कंप्यूटर जैसे कंप्यूटर जब कोई प्रोग्राम बनाकर एक ऐसा देते हैं जिसका कोई तोड़ ना हो, कोई उस प्रोग्राम को तोड़ ना पाए, कोई उसे एनक्रिप्ट ना कर पाए, तो उसे
बिटकॉइन का दर्जा दिया जाता है। एक ऐसा प्रोग्राम जो कि अपने आप में इतना यूनिक हो कि उस जैसा दोबारा ना बनाया जा सके, उस प्रोग्राम की कीमत बिटकॉइन की कीमत होती है। तो फिर आप पूछेंगे कि सर इसको बनाया कैसे जाता है? कंप्यूटर्स के माध्यम से विभिन्न प्रकार की एल्गोरिदम रन करके इसे बनाया जाता है। तो बिटकॉइन को बनाने की प्रक्रिया बिटकॉइन माइनिंग कहलाती है। इस टर्म को नोट कर लीजिएगा, बिटकॉइन को बनाने की प्रक्रिया बिटकॉइन माइनिंग कहलाती है। और एल सल्वाडोर अब बिटकॉइन माइनिंग कर रहा है, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स लगाने की आवश्यकता पड़ती है और इन कंप्यूटर्स में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये दिन रात 24 घंटे 7 दिन चलते ही रहते हैं, तब कहीं महीनों में जाकर के एक बिटकॉइन बनकर आता है। तो ये तो हो गई बिटकॉइन माइनिंग। अब सवाल बनता है, सर एक बात बताइए, कोई देश अपने ही नाम से करेंसी क्यों चलाना चाहता है? अब आप ऐसे समझिए, आज भारत सरकार ने रुपया चला रखा है। आज आपको पता है कि मैं अगर मार्केट में जाऊंगा तो मुझे ये पेन 10 रुपए का मिल जाएगा। अब जरा विचार करिए और इस बात को समझिएगा कि कोई भी देश, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस प्रश्न को साइड में लिख करके भी रख लीजिएगा, कि कोई भी देश बिटकॉइन को एज ए करेंसी क्यों नहीं अपना लेता और एल सल्वाडोर की क्यों आलोचना हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये निमट जाए। साथियों सुनकर देखिए, मान लीजिए कि मैंने आपसे ये कहा कि ये पेन 10 रुपए का है। अब आप 10 रुपए के इस पेन के लिए मुझे मार्केट में 10 रुपए पकड़ाए कि जाइए पेन लेके आइए। मैं गया और मैंने ये पेन 10 रुपए का परचेज कर लिया। साथियों कल मैं फिर मार्केट गया, मुझे पता चला कि ये मार्केट में पेन 10 रुपए का जो कल था, आज ये 15 रुपए का हो गया है। आप पूछेंगे ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस रुपए से मैं इसको खरीदने आया था, अब उस रुपए की वैल्यू गिर गई है। वैल्यू गिर गई है मतलब जितना 10 रुपए में सामान आता था, उतना अब 15 में जाके आएगा, क्योंकि करेंसी जो है वो अंतरराष्ट्रीय रूप से गिर गई है। आप पूछेंगे सर हमारे यहां तो ऐसा नहीं होता है, हमारे यहां तो लंबे समय तक वैल्यू फिक्स रहती है। वो इसलिए रहती है क्योंकि अपनी करेंसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है। कंट्रोल करने का मतलब ये है कि डॉलर के मुकाबले रुपए का रेट कितना होगा, इसको आरबीआई कंट्रोल करती है। यानी कि हमारी इस पूरी प्रक्रिया को पकड़ के रखा जाता है। आई बात समझ में? रेगुलेटेड मनी है हमारी, पूरी तरह आजाद नहीं है। फिर आप पूछेंगे तो एक बात बताइए, बिटकॉइन के केस में क्या होगा? यही तो सबसे बड़ी चिंता है लोगों को कि जब बिटकॉइन के बारे में इन्होंने ख्याल लिया था, उस समय बिटकॉइन 67,000 रुपए का बिक रहा था। आज वो बिटकॉइन घट करके 34,000 रुपए का रह गया है। ऐसे समझ के देखिए कि जो बिटकॉइन इतने रुपए का था, वो घट करके अगर आधे दाम पर रह गया तो मार्केट के अंदर तो पूरी तरह भूचाल आ जाएगा। आपको पता ही नहीं चल रहा, आप कल सुबह उठते हैं और आपको पता चला कि बिटकॉइन का भाव बढ़ गया है। ऐसे समझिए, बिटकॉइन का भाव बढ़ता कैसे होगा, जरा यूं समझिए। मैंने कहा मेरे पास एक बिटकॉइन है, आप मेरे पास आए, आपने कहा कि मुझे ये खरीदना है। मैंने कहा ठीक है आप खरीद लीजिए। आपने कहा कि मैं इसे 100 रुपए में खरीदूंगा। एक और व्यक्ति आया, उसने कहा कि मैं 110 रुपए में इसे खरीदूंगा। ऐसे करते करते ये भाव चढ़ता गया और ये 200 रुपए में जाके बिक गया। लेकिन कल के दिन ऐसा हुआ कि जिसने इसे 200 रुपए में खरीदा था, अब वो बोलता है कि मैं इसे बेचूंगा। कोई खरीदार हो तो बताए। उसने कहा कितनों में बेचोगे? बोले 200 रुपए में। बोले यार 200 तो नहीं है। बोले कितने हैं? बोले 150 है। अब आपकी आवश्यकता बहुत थी, आपने 150 में बेचने का निर्णय ले लिया। जैसे ही निर्णय लिया, तुरंत साथियों ये 150 का हो गया और मार्केट में भाव गिर गया। यानी कि एक ऐसा पदार्थ जिसकी भाव को सरकार कंट्रोल ही नहीं कर रही है। तो जरा सोचिए कि एल सल्वाडोर ने कितना बड़ा रिस्क ले लिया है। साथियों इस रिस्क का अंदाजा इस तरह से लगा सकते हो कि एल सल्वाडोर के अंदर कई न्यूज एजेंसीज ने सर्वे कराया तो ये पाया कि यहाँ की 2/3 पॉपुलेशन ऐसी है जो ये बुकेले जो है यहाँ के राष्ट्रपति, इनका समर्थन नहीं करती है बिटकॉइन को करेंसी बनाने के मामले में। तो उम्मीद है आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से बहुत सारी बातें सीख ली होंगी। लीगल टेंडर क्या होता है ये मैंने बता दिया, ये मैंने आपको सारी बातें बता दी, क्या कुछ होने वाला है। फिएट करेंसी क्या होती है, मॉनेटरी करेंसी क्या होती है, कमोडिटी करेंसी क्या होती है, ये मैं बता चुका। लीगल टेंडर क्या होता है ये मैं बता चुका। और इस प्रकार से साथियों बहुत सारे कंप्यूटर लगा करके बिटकॉइन को बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को बिटकॉइन माइनिंग कहा जाता है, बिटकॉइन का खनन कहा जाता है। और इसके अंदर बहुत सारी ऊर्जा जो है वो इन्वेस्ट होती है और इस एनर्जी की वजह से पर्यावरण को भविष्य में बहुत ज्यादा नुकसान अपेक्षित है। लोग मानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर बिटकॉइन माइनिंग से 60 मिलियन टन प्रति वर्ष कार्बन का उत्सर्जन होता है, क्योंकि इसके लिए जितनी इलेक्ट्रिसिटी आवश्यक है, उसके लिए जितने पेड़ पौधों को जलाना पड़ेगा, उससे उत्सर्जित होने वाली कार्बन की मात्रा 60 मिलियन टन है। ये आपको तथ्यात्मक रूप से पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये है साथियों, हाँ, बिटकॉइन में पेमेंट किस टेक्निक से होता है? तो ब्लॉकचेन टेक्निक से होता है। वर्ष 2020 के प्रीलिम्स में बिटकॉइन पर ही यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, इसलिए ये पूरी तरह आपके पेपर से संबंधित सवाल है। किसी भी पेपर के अंदर यह सवाल पूछा जा सकता है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए